Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSO 002 important questions जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं. काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है. एंड ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के एंड में मिल रहा होगा. क्वेश्चन 8 इज़ ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट, इसलिए हम उसको फिर से नहीं करेंगे. क्वेश्चन 9 हम करने जा रहे हैं. इसके बाद के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो हम सब वन बाय वन अटेम्प्ट करेंगे. वन बाय वन उन सब की वीडियोस आपको मिलती रहेगी. तो ये हमारा क्वेश्चन 9 है ऑब्जर्वेशन के ऊपर. ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, मेथड यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए. उसमें भी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट. तो इसके बारे में हम डिटेल में आंसर करेंगे. अगर सिर्फ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड आता है तो भी आप सेम तरीके से आंसर ये पूरे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट के बीच में डिफरेंस आ गया या स्पेसिफिकली इन मेथड्स के बारे में पूछा गया देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा. तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. एंड आंसर में अगर क्वेश्चन पेपर में भी आता है तो वेल एंड गुड, ये आप सेम तरीके से जो आंसर है वो कर सकते हैं ना. ऑब्जर्वेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है क्वालिटेटिव सोशल लॉजिकल रिसर्च के अंदर जहाँ पे हम सिस्टमैटिकली वॉच करते हैं, लिसन करते हैं एंड लोगों का बिहेवियर इंटरेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में. ऐसा नहीं है कि हमने उनको एक कमरे में बंद कर दिया देन वी आर ऑब्जर्विंग देम. नहीं, जो जैसे नेचुरली चीज़ें चल रही हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में उसको उसी तरीके से वॉच करना, लिसन करना एंड रिकॉर्ड करना. तो हमें एक डीप इंसाइट, एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है सोशल प्रैक्टिसेस की, लोगों के कल्चरल नॉर्म्स की, पावर रिलेशन की एंड डे टू डे लाइफ में जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं लोग उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड. तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है हमें हेल्प करता है, हमें मतलब कि रिसर्चर्स को हेल्प करता है कि हम जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, मतलब कि जो लोग एक्शंस कर रहे हैं उनको हम समझने के लिए. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं और कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वर्ड्स ही सुनने को मिलते हैं. बट ऑब्जर्वेशन मेथड में आप एक इंडिविजुअल की, ग्रुप की प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं. कैसे वो अपने आप को एक दूसरे से डिस्टेंस कर रहे हैं या फिर किसी के पास क्लोज जा रहे हैं, क्या रिचुअल्स हैं, क्या जेस्चर्स हैं, क्या उनका सोशल बिहेवियर है, ये सब जानने में हेल्पफुल रहता है ऑब्जर्वेशन मेथड. ये स्पेशली यूजफुल रहता है जब जो सब्जेक्ट है उनका कोई रूटीन प्रैक्टिस चलती है या फिर पीपल फुल्ली अवेयर नहीं है अपने खुद के बिहेवियर को लेके. जैसे मंदिर देखते ही वो चुचकारना या फिर किसी भी तरीके के जो डेली एक्शंस है जो उनको नॉर्मल लग रहे हैं बट वो उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, वो सिर्फ हो रहे हैं डेली बेसिस में. तो यहाँ पे एम करता है ये मेथड मीनिंग्स एंड सोशल कंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने की लोगों की नेचुरल सेटिंग्स के अंदर. तो ऑब्जर्वेशन जनरली दो मेन टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट. जहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, रिसर्चर उस ग्रुप का या कम्युनिटी का जिसको भी वो ऑब्जर्व करने वाला है, स्टडी करने वाला, उसका एक मेंबर बन के रहता है. वो अपने आप को उस ग्रुप में ढाल लेता है, उसके सोशल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेता है लंबे टाइम के लिए, ताकि वो उस ग्रुप की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश कर सके, ग्रुप के बिहेवियर को, वैल्यूज को, प्रैक्टिस को, इमोशंस को डेप्थ में समझ सके. एंड कॉमनली ये जो मेथड है वो यूज होता है एथनोग्राफी के अंदर या फील्ड वर्क स्टडीज के अंदर, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो लंबे लंबे टाइम के लिए इन ग्रुप्स के साथ, ट्राइब्स के साथ, उनके साथ फेमिलियराइज हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी तरह रहने लग जाते हैं ताकि वो उनको और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट ना हो. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्स्लव मिलनॉस्की एक वन ऑफ द फाउंडर्स हैं इस मेथड के, जिन्होंने ट्रोब्राइंट आइलैंडर्स को स्टडी किया था, उनके साथ वो रहे थे, उनके कस्टम्स को, रिचुअल्स को, इकोनॉमिक लाइफ को उन्होंने जिया था एंड देन उन्होंने अपने काम में उस चीज़ को
डॉक्यूमेंट भी किया था। वहीं पे एम एन श्रीनिवास है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जिन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड का यूज़ किया था जब वो रामपुरा इंडियन विलेज को स्टडी करने गए थे, उसमें कि कैसे जो कास्ट डायनामिक्स है वो वर्क करते हैं, संस्कृताइजेशन को ये डिफरेंट कास्ट ग्रुप कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट इज संस्कृताइजेशन, तो उस टर्म को भी उन्होंने ही इजाद किया था। तो यहाँ पे जो इस मेथड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रिसर्चर जो इन डेप्थ स्टडी करते हैं। एंड डेफिनेटली जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो स्टडी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिन में हो जाती है, कई कई महीनों सालों जो रिसर्चर्स हैं वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के तहत इन ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब ना एडवांटेजेस क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के? डीप रिच नुआंस डेटा सोशल लाइफ के बारे में हेल्प करता है जानने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर को अलाउ करता है कि जो लोग वो पर्टिकुलर बिहेवियर या एक्शन क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है। रैपोर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करने में भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का हाथ होता है, जहाँ पे प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिलती है ना। चैलेंजेस क्या है इन मेथड के पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसर्चर है वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज कर सकता है। मतलब कि जिस चीज के लिए वो आया है ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए, कहीं ना कहीं वो उस चीज से दूर हो सकता है। एंड ओवर इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है उस ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से वो उस ग्रुप के अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर कोई पॉइंट जो मे बी सोसाइटी में करेक्ट ना हो, उसको वो भी करेक्ट लगने लग जाए। तो ये जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है, ये कहीं ना कहीं चैलेंज बन जाती है रिसर्चर के साथ विद इन दिस मेथड। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एक बैलेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन एंड एनालिसिस। तो मतलब कि वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है जो ऑब्जर्वर है, लेकिन वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है। तो कई बारी ये भी डिफिकल्टी हो जाती है रिसर्चर के लिए। एथिकल कंसर्न कई बार ये मेथड रेज करता है, स्पेशली अगर जो ग्रुप है वो अनअवेयर है कि जो रिसर्चर है वो यहाँ पे उनको ऑब्जर्व करने आया है। तो ऑफ कोर्स ये एथिकली करेक्ट नहीं होता है कि आप जा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, एंड उनको ये चीज़ पता भी ना हो, राइट? तो ये एथिकल कंसर्न भी कई बार ये मेथड रेज करता है ना। सेकंड हमारा आ गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ना। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो एक डिटैच्ड या फिर आउटसाइडर के तौर पे ऑब्जर्व करता है किसी भी एक ग्रुप को, इंडिविजुअल को। वो ऑब्जर्व करते हैं उन सब्जेक्ट्स को जहाँ, और वो उन एक्टिविटीज़ में या उन ग्रुप्स के साथ या उन इंडिविजुअल्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो रिसर्चर है, उस रिसर्चर के प्रेजेंट होने से कोई भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट तरीके से ना करे, राइट? और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी मेंटेन करा रहे। अब कोई आपको बोल दे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको ऑब्जर्व करने आया है, तो आप भी हर एक चीज सोच समझ के करोगे, है ना? आपको पानी भी पीना है तो आप एक मे बी जो अपने रेगुलर स्टाइल में पानी पीते थे उस स्टाइल में ना पी के एक थोड़ा कॉशियस वे में पानी पियोगे, आपकी चाल भी चेंज हो जाएगी, बैठने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इन चीज़ों से टैकल करने के लिए ये यूज़ होता है कि जो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो अपना जो स्टाइल है वो चेंज ना कर रहे, अपने नेचुरल सेल्फ में रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर वॉच करे बच्चों को खेलता हुआ कि कैसे वो खेल रहे हैं, खेलते हुए उनके क्या बिहेवियर है पार्क में, और उनको वो दूर से ही ऑब्जर्व करे, उनके साथ इंटरेक्ट ना करे। या फिर क्राउड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पब्लिक प्रोटेस्ट में, रिलीजियस गैदरिंग्स में, तो इन सबको दूर से ऑब्जर्व करना है, दूर से स्टडी करना, इन्वॉल्व ना होना। अब ये मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? एनालिटिकल डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो रिसर्चर का प्रेजेंस की वजह से जो पार्टिसिपेंट का
बिहेवियर चेंज हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है, कहीं ना कहीं इस मेथड में वो चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये पब्लिक स्पेसेस में इजी भी होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आप दूर खड़े किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो एंड कोई इसमें एथिकल डिलेमास भी नहीं होते हैं। बट चैलेंजेस क्या है इस मेथड के? तो रिसर्चर किसी भी, अगर मान लो वो किसी को दूर खड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रिसर्चर को कई बारी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ सकता, या फिर क्यों उन्होंने पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ग्रुप में। कहीं ना कहीं जो रिसर्चर है वो इन इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है, या कॉन्टेक्स्ट मिस कर सकता है, या फिर जो मीनिंग्स है वो चेंज हो सकते हैं। एक जो रैपोर्ट है अपने सब्जेक्ट्स के साथ, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, वो इस मेथड में नहीं होता है। और जो एक्सेस है हिडन एस्पेक्ट की, सोशल लाइफ्स की, वो लिमिट हो जाते हैं इस मेथड के अंदर। ना जो मिस इंटरप्रिटेशन है विदाउट इनसाइडर अंडरस्टैंडिंग, वो रिस्क इस मेथड के अंदर रहता है। नाउ की डिफरेंसेस क्या है दोनों मेथड्स के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे हमने देखा कि जो रिसर्चर का रोल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर दूर से ऑब्जर्व करता है, पैसिव ऑब्जर्वर रहता है वो फ्रॉम आउटसाइड। नाउ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इनसाइडर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई इंफॉर्मेशन उसकी एक्सेस कर सकते हैं उस ग्रुप में मिलके। बट वहीं पे नॉन पार्टिसिपेंट में लिमिटेड रहता है, जितना जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है, सिर्फ वो उतनी ही इंफॉर्मेशन उसके पास आती है। देन ऑब्जेक्टिविटी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इजी टू मेंटेन होती है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेंट में हाई हो जाती है रिसर्चर की, बट यहाँ पे लो रहती है। डेप्थ ऑफ इंसाइट, यहाँ पे जो रिसर्चर को डीप कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कॉन्टेक्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, बट वहीं पे अगर हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ही मिल पाती है, मतलब कि जितना वो ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ उतनी अंडरस्टैंडिंग ही रिसर्चर को मिल पाती है। एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है स्पेशली कोवर्ट स्टडीज़ में, एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ना सोशोलॉजिकल रेलिवेंस अगर हम देखें दोनों मेथड्स का, तो ऑब्जर्वेशन मेथड पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब हम स्टडी कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ को, सॉरी, उनके रिचुअल्स को, हीलिंग प्रैक्टिसेस को, या फिर अर्बन स्पेसेस में स्लम लाइफ, स्ट्रीट वेंडर्स, जेंडर स्पेसेस, इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल, रिलीजियस गैदरिंग्स, वर्क प्लेसेस, या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जहाँ पे जो ट्रस्ट नेसेसरी है वैलिड डेटा को गैदर करने के लिए। तो दोनों जो पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है ग्राउंडेड थ्योरी को डेवलप करने में, एथनो मेथडोलॉजी को डेवलप करने में, अलॉन्ग विद सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म को डेवलप करने में। तो दोनों मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, यूजफुल हैं, एंड सोशल साइंसेज में या फिर सोशोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि ऑब्जर्वेशन ना कि सिर्फ एक मेथड है कहने को, बट एक नज़रिया है जिस तरीके से हम वर्ल्ड को देखते हैं और उसको जीते हैं। जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड है वो डेप्थ एम्पैथी हमें प्रोवाइड कर रहा है रिसर्चर के तौर पे, वहीं पे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम मतलब कि दूर से करना है, जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो भी न्यूट्रल रहता है एंड वो उस ग्रुप से अटैच नहीं होता है। तो जो चॉइस है कि कौन सा मेथड यूज करना है, अगेन इट डिपेंड्स कि जो रिसर्चर है उसका क्या गोल है, क्या वो सेटिंग में जा रहा है, क्या उसकी एथिकल कंसिडरेशन है। काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट दोनों मेथड्स को कंबाइन करके भी यूज़ करते हैं ताकि एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मिलता रहे। बट अगर केयरफुली यूज़ किया जाए ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, एवरीडे लाइफ को, ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के जो दोनों पार्ट्स हैं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट को जाना। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, अगर मेरी वीडियोस आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।